फरमाइए, सरकार बाबा लूटने की कोशिश नहीं कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो सरकारी सेक्टर है। जितने भी अधिक युवाओं को चांस दिए जाएं, उनको दिलवाना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। और यही सीधा एकमात्र उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता के जो युवा है, 18 से 40 साल तक के जो युवा हैं, 15,000 से अधिक नौकरियां हैं, 100 से अधिक कंपनियां वहां पर पहुंच रही हैं। और वो 10th पास से लेकर ग्रेजुएट तक, IIT तक के ट्रेन जो लड़के हैं, उन सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एडजस्टमेंट करा करके रोजगार दिलाने की प्रक्रिया, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में भी उनको मौका मिले, सरकारी सेक्टर में भी मौका मिले, तो जिससे रोजगार, जो बेरोजगारी दर है वो घटेगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अंदर निगेटिव कुछ नहीं है। सरकार अगर प्रयास कर रही है, सरकार के सहयोग से, सरकार के मार्गदर्शन से, और वो कंपनियों में ला करके भी लोगों को प्राइवेट जॉब दिलाने की बात कर रही है, तो इसमें कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं। इसकी तो तारीफ होनी चाहिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार इस काम में भी आगे बढ़ करके हिस्सा लेकर के इसको करवा रहे हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि आज जो बीमार उत्तर प्रदेश था, आज वो आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है, प्रगति की तरफ चलता हुआ उत्तर प्रदेश है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, वो वहां की जनता भी देख रही है और पूरे देश की जनता भी देख रही है। तो निश्चित आज जो जिस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी खत्म हो गई है, समाप्ति की तरफ है, जिस तरीके से वहां पर आतंकवाद की समाप्ति की तरफ है, ये सब एक दिखाता है कि उत्तर प्रदेश विकास की तरफ चल पड़ा है। और अब उत्तर प्रदेश से विकास के साथ लोगों को आगे चल रहा है। तो ये विकास की चीज दिखाई दे रही है। सारी डिबेट में जो निष्कर्ष निकाला है, हर जगह पर सिर्फ वोटों की राजनीति कर, वोट किसके मिलेंगे, कितने वोट मिलेंगे, कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। भाई जब चुनाव आएंगे तो वोटों की बात कर ले। आज बात करो विकास की, आज बात करो कि जो हम प्रयास कर रहे हैं रोजगार दिलाने की, उस रोजगार की बात करो। आप रोजगार की बात ना करके आप सीधा वोटों के ऊपर आ गए, तो ये विषय से भटकने वाली बात है। जब चुनाव होंगे, वोट मिलेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा बात का विषय। आज अब विकास की बात करने में आप लोगों को क्या दिक्कत आती है? अब ये बैटरी रिक्शा की बात करें, ये सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है। हमेशा जब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट होती है तो उनके कुछ रूट बनते हैं कि किस रूट पर किसको कौन सी गाड़ी चलेगी, किस रूट पर कौन सी गाड़ियां नहीं चलेंगी, किस जगह से आगे आएंगे, किस जगह। ये पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि जो भी सार्वजनिक साधन है, जो भी सार्वजनिक वाहन है, उनको रूट अलॉटमेंट होते हैं। अब दिल्ली के अंदर भी ये बात है, कहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर कोई व्यवस्था बनाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाती है, आप उस व्यवस्था में कमी निकाल रहे हैं सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को का वातावरण खराब करने के लिए और वोटों की राजनीति सेकने के लिए। ये दिवालिया सोच का दिवालियापन है जो सामने दिखाई देता है। दूसरी बात, इन्होंने मनरेगा की बात करी। भाई कांग्रेस राज में मनरेगा में कितने पैसे मिलते थे, आज मनरेगा में कितने, क्या पहले ज्यादा मिलते थे, कब मिल रहे हैं? निश्चित तौर पर अपने गिरवान में झांकें कि जब मनरेगा थी जब क्या मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है, तो अपने आप इनकी बात का जवाब इनको मिल जाएगा। और जब अपनी बात का जवाब इनको मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर इनको लगेगा कहाँ है। और मैं एक बात और, अभी मेरे एक भाई कह रहे मुस्लिम इलाका, तो क्या मुस्लिम इलाका, क्या हिंदू इलाका, क्या जैन इलाका, क्या ये जो इलाके जो बांट दिए हैं, ये कब तक हम हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? कब तक इलाकों को बांटते रहेंगे कि हिंदुओं का इलाका है, ये मुसलमानों का इलाका है, ये ईसाइयों का इलाका है, ये सिखों का इलाका है? अरे भाई सब पूरे हिंदुस्तान के निवासी हैं। जो देश की राजधानी है दिल्ली, आप यहाँ के शौचालय जाकर देख लो, आप यहाँ के स्कूल जाकर आके देख लो, आप यहाँ के जो मोहल्ला क्लिनिक सारे कूड़े के ढेर पर बने हुए। आज पूरी दिल्ली नरक बनी हुई है, जो आपके गठबंधन के हिस्सेदार है। इस ई रिक्शा चलाने की बंद करने की बात किसने कही है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कोई भी सार्वजनिक सुविधा होती है या सार्वजनिक वाहन होते हैं, उनके कुछ रूट फिक्स करे जाते हैं, उन रूटों पर ही सारे वाहन चलते हैं, जिससे कि हर जगह पर जाने के लिए सभी नागरिकों को, सभी नागरिक के ऊपर मंत्री ने ऑब्जेक्शन उठाया है। सर तो क्या उनको आप दिवालियापन बोलेंगे? नहीं, मैं मंत्री जी का नाम तो नहीं है, शब्द अच्छा नहीं सर। बात स्पष्ट कह रहा हूँ कि चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, आप गाजियाबाद की बात करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करूँ, जितने भी सार्वजनिक वाहन होते हैं
उनके कुछ ना कुछ रूट फिक्स होते हैं कि आपको इस रूट पर चलना है, और उसके पीछे भी कारण क्या है कि पूरे इलाके के लोगों को उसकी सुविधा का लाभ मिले। चाहे वो ट्रांसपोर्ट में भी है कि सबको, उनको भी सवारी मिल जाए और जाने वालों को भी साधन मिल जाए, इसलिए कोई ना कोई रूट फिक्स कर दे, व्यवस्था बनाने वाली, इसके अंदर कहीं दो राय नहीं है। दूसरी बात, जो अधिकारी हैं वो अधिकारी पिछली सरकारों से लगातार काम कर रहे हैं। कुछ नए अधिकारी रखे गए होंगे, कुछ के ट्रांसफर हुए होंगे, लेकिन कुल मिलाकर अपॉइंटमेंट सबको पुरानी मिली हुई है। और पुराने अधिकारियों की जो काम करने का तरीका है, उस काम करने के तरीके से अभी वो उबर नहीं पाए हैं। वो अभी पुरानी सिस्टम को ही लागू रखना चाहते हैं, जिस तरीके से इस किस्म की परेशानियां आ रही हैं। दूसरा, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि किन सड़कों पर वो वाहन ई रिक्शा नहीं जा सकते। आप वही बात फिर आ जाती है कि कुछ सड़कें प्रतिबंधित होती हैं, जहां पर जो हाईवे टाइप की सड़कें होती हैं, जहां पर रिक्शाओं को, बैलगाड़ियों को, ई रिक्शा को, साइकिल रिक्शा को लगता है कि वहां पर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वहां पर कुछ सड़कों को प्रतिबंधित कराया जाता है छोटे वाहनों के लिए। आप इसको एक व्यवस्था के दृष्टिकोण से बात है, ना कि कोई कमी निकालने के दृष्टिकोण से बात है। दूसरा, अभी जो मेरे भाई कह रहे थे रोजगार की बात, हमें गर्व के साथ कहते हैं कि जिस टाइम मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम हर चीज बाजार से आयात करते थे, विदेशों से हर रक्षा सामग्री आयात करते थे। आज हम विदेशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं फैक्ट्री खुल रही है, कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया पर काम हो रहा है, काम होकर के देश आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी पावर की बात करें, आप याद करें 2014 से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। पावर किसके हाथ में थी? सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के। अरे आज अगर पावर है तो सीएम या डिप्टी सीएम या मिनिस्टर के हाथ में पावर है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इन्होंने आरएसएस को गाली देने का ठेका ले रखा है। एक इन्होंने आरएसएस को ठेका देने का, दूसरा में एक बात और कहा, अभी इन्होंने पेट्रोल डीजल की बात करी थी। हिमाचल में जब चुनाव हुए, चुनाव होते ही इन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए। इन्होंने, इनकी जितना सरकारें हैं वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ा करके पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अगर ये जनता के शुभ चिंतक है, जहां पर इनकी स्टेट की गवर्नमेंट है, वहां पर अपने पेट्रोल डीजल के टैक्स खत्म कर दो, स्टेट से टैक्स अपने आप कम हो जाएंगे। कुछ करके दिखा नहीं रहे हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे 100% रोजगार की गारंटी। कहीं भी जब एक सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसके अंदर जो उस कंपनी में जिस लोगों की आवश्यकता है, उन लोगों में से ही लोग सेलेक्ट होते हैं। 100% कहीं भी नहीं होता। इसलिए मतलब बिना बातों की बात का कोई लाभ नहीं। दूसरा, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि 80 से 40 पे आ रहे, 425 से 40 पे आए हैं, वो उनको याद नहीं है। 80 से 24 पर आना, यानी 80 से नंबर 2 पर आना, और आप 425 से 400 पर आना, 40 पर आना, कितना ग्राफ डाउन है उसकी उनको चिंता नहीं है। दूसरी बात क्या है, संभावनाओं पर चर्चा होनी चाहिए या सच पर चर्चा होनी चाहिए? संभावनाओं पर मैं भी कुछ कह सकता हूं, आप भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो सच, जैसे डॉक्टर साहब एक एक बात को बिल्कुल तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए हमको तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। संभावनाओं के आधार पर बात करने के लिए तो कितनी भी लंबी चौड़ी बात कही जा सकती है, वो चर्चा खराब हो जाती है, चर्चा समझती नहीं। दूसरा, अभी मेरे भाई हिंदू संगठन की बात करें, जिन्होंने पिंकी चौधरी का वगैरह वगैरह का नाम, तो हमको तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। संभावनाओं के आधार पर बात करने के लिए तो कितनी भी लंबी चौड़ी बात कही जा सकती है, वो चर्चा खराब हो जाती है, चर्चा समझती नहीं। दूसरा, अभी मेरे भाई हिंदू संगठन की बात करें, जिन्होंने पिंकी चौधरी का वगैरह वगैरह का नाम, आप फिर इसको सांप्रदायिकता का रूप देना चाहते हैं, आप इसको फिर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। हम ये जो भी युवा है, उस युवा को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर इसको आप हिंदू की बात करेंगे, मैं मुसलमानों की बात करूंगा, मैं आतंकवादियों की बात करूंगा, तो विषय से हम भटकेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो विषय पर रहना और विषय पर पूरी तरीके से चर्चा करना। और हम उत्तर प्रदेश में योगी जी निश्चित तौर पर हर युवक को रोजगार मिले, तो घर हर हाथ में काम मिले, इसके पूरे प्रयास में हमारी सरकार लगी हुई है। और ये इसका उदाहरण है कि जो 6.2 से 2.2 पर हम अगर रोजगार को हम मतलब रोजगारी कम करिए, बेरोजगारी कम करी है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश के विकास, मैं ये बात मानता हूं
कि कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। बहुत इतना बड़ा स्टेट है, 100% काम नहीं होगा, इस बात को मुझे शिकायत करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने परसेंट भी काम हुआ है, कम से कम अगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी, योगी जी की सरकार से पहला उत्तर प्रदेश देखें और आज का उत्तर प्रदेश देखें, तो आपको निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव दिखाई देगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की नाम दिखाई देगी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडाराज है वो खत्म होता दिखाई दे रहा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज जो खत्म होता दिखाई दे रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की बात हो रही है, विदेश के लोग भी यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार है। आज उद्योग लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, कारोबार निकल रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। लेकिन इन सब में हम सबको सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं बड़ा स्पष्ट हूं, बेरोजगार चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो बेरोजगार है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम में कब तक फंसे रहेंगे? हमको निश्चित तौर पर देश को आगे बढ़ाना चाहिए, सबको मिलकर के आगे चलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको रोटी मिलनी चाहिए। इसके लिए हम बिल्कुल संकल्प पर, हमारा पूरा प्रयास है। हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के और सबके प्रयास को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे।